सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी की हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट की है। और ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो अभी हमने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सेशन है उसमें अपन ने अलग से को जो है प्लेलिस्ट बना दी है। इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कंप्लीट लेक्चर्स है वहाँ पे अवेलेबल है। और तो इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। माई सेल्फ वीरेंद्र चौधरी, एमएससी एग्रोनॉमी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड नाउ परस्यूइंग पीएचडी एंड राइट नाउ आई एम पीएचडी स्कॉलर। तो अपन एग्रोनॉमी की जो है बेसिक से एडवांस लेके पूरी क्लासेस करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। और आपका जो बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक आपको जो है एग्रोनॉमी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी अपडेट्स वगैरह है, क्लासेस वगैरह आपको मिलते रहे। और साथ में जो इसकी जो पीपीटी का जो आपका पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री कॉन्सेप्ट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो वहां से क्या करेंगे, आप लोग उसको ले सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीपीटी है वो आप ही आपको अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आज जो हमारी सब फर्स्ट क्लास रहने वाली है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जो पीपीटी है मैं ज़्यादा पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट जो पीपीटी में लिखा है वो मैं आपको सीधा बोल के बताऊंगा। तो कि वो जो कि आप बाद में रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे मैं थोड़ा इसको रीड करके आपको बता देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सिनेरियो है हमारा जो है प्रोडक्शन का। अगर फूड प्रोडक्शन का हम देखते हैं कि जैसा कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो है हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है इंडिया का, वो हमारा काफ़ी इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले था। तो उसके बारे में जिसका अंदर जो एग्रीकल्चर है, जो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर क्या है आपका, लेटिन वर्ड है जो कि आपके दो वर्ड से बन के आया है, जिसका मतलब एगर या फिर एग्री, जिसका मतलब होता है सोइल। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर का जो एगर और एग्री वर्ड है उसका मतलब सोइल होता है। और वही कल्चरा जो मीन है, जो कल्चरा जो वर्ड है तो उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो मतलब सोइल का कल्टीवेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो कोई अगर आपको पूछता है कि एग्रीकल्चर है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आप बताएंगे कि लेटिन वर्ड है। और इसमें दो शब्द से बना है, एग्रा या फिर अगार, या फिर अपन एग्री कह सकते हैं, जिसका मतलब सोइल होता है और कल्चर मतलब कि कल्टीवेशन। तो सोइल के कल्टीवेशन को ही आप क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर कहेंगे। फिर इसके अपन बात करेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा कट रहा है। थोड़ा एक मिनट रुकिएगा बस, इसको देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट। तो फिर यहाँ पे बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है। एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर सारी चीजें आती है, जिसके अंदर आपका एग्रोनॉमी आ जाएगा, सोइल साइंस आ जाएगा, फिशरी आ जाएगा, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट आ जाएगा, और फॉरेस्ट्री वाले, ये सारी चीजें है आपका एग्रीकल्चर का ही जो पार्ट है, इसके ही कंपोनेंट्स है। और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम करते हैं अलग अलग क्रॉप्स के लिए, और जितने भी पोटेंशियल जो हमारे कंपिटिटर्स है, और जैसे कि वीड हुआ या पे इंसेक्ट वो पेस्ट हुआ, हमारे क्रॉप के साथ compete करते हैं, तो उन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं हम सारे एग्रीकल्चर में ही करते हैं। और इसकी जो है अलग जो है फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट जैसा कि आपको पता है कि जो क्रॉप है हम एक फिजिकल एनवायरनमेंट में लगाते हैं, जहाँ पे हमारी एक लैंड होती है। और वाटर हम ऐसे रिसोर्स इरिगेशन के थ्रू देते हैं, या फिर इरिगेटेड रेन रेन फेड अगर हमारा कंडीशन है तो वहाँ पे रेन के थ्रू हमें वहाँ पे वाटर मिलता है। और एयर है जिसके थ्रू जो है CO2 का और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिससे वो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कंडक्ट होता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारी तीन चीजें हो जाएगी। यहाँ पे एग्रीकल्चर में अपन देखते हैं, अगर हमने क्रॉप लगाई है तो वहाँ पे लैंड, वाटर और आपका एयर हो जाएगा। तो ये तीनों चीज है आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसके बारे में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर है, तो हमारा एग्रीकल्चर को हम क्या करते हैं, ऐसे आर्ट भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर साइंस की तरह यूज कर सकते हैं, और बिजनेस की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है कि आर्ट की तरह हम यूज करेंगे। तो आर्ट के अंदर जैसे कि आपको पता है कि जैसे फिजिकल आर्ट के अंदर अगर बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले कि हम क्रॉप को किस तरीके से लगा रहे हैं। कई बार हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, वो एक तरीके से आर्ट है कि हमने उसको किस तरीके से उसको लगाया है क्रॉप को। या फिर हमें सोइंग मेथड हमने कौन सा यूज किया है, कि हमने डायरेक्ट मैनुअल सोइंग की है, या फिर हमने जो कह सकते हैं कि जो सीड ड्रिल के द्वारा सोइंग करी है, या फिर जो बोल सकते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग करी है। तो वो एक तरीके से फिजिकल आर्ट है, उसको हम लगा रहे हैं। ये सारी चीजें एक आर्ट के अंदर आती है। और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, अलग अलग मेथड से हम उसको कर रहे हैं, तो वो फिजिकल आर्ट के अंदर आपका आता है। भाई मेंटल स्किल की अगर यहाँ पे बात करें तो मेंटल स्किल में क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत हमारा जो माइंड का यहाँ पे यूज करते हैं।
और माइंड का यूज करने से क्या होता है कि हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या कौन सी क्रॉप है, कौन से टाइम पे लगाना चाहिए, या फिर कौन से मेथड से उसके अंदर प्लाविंग करना चाहिए, क्या हैरोइंग करना चाहिए, कितने टाइम्स प्लाविंग उसके अंदर करना चाहिए, कौन सी क्रॉप का सिलेक्शन करना है, क्रॉपिंग सिस्टम हमारा वहाँ का उस एरिया का क्या होना चाहिए, या फिर हम इम्प्रूव फार्मर जो प्रैक्टिसेस है वो हम अडेप्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमारे क्या कि जो मेंटल स्किल है, तो मेंटल स्किल के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इसके बाद में ये हमारा हो गया ऐसा आर्ट। तो आर्ट हमारी दो प्रकार की होगी। एक तो हम फिजिकल स्किल्स में आ जाएगा कि जिसकी हम बात करेंगे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हम कैसे कर रहे हैं, या फिर सोइंग ऑफ सीड हम किस मेथड से कर रहे हैं, एनिमल को कैसे रियरिंग कर रहे हैं, वो फिजिकल में आ जाएगा। मेंटल में जहाँ पे हम एक बार जो है थिंकिंग करते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, या फिर कब प्लाउइंग करनी चाहिए, कब इरिगेशन देना चाहिए, वो सारी चीजें मेंटल स्किल में हमारे आती है। फिर से बात करें ऐसे साइंस, अगर हम एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो ये क्या आता है, यहाँ पे हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज वगैरह है, जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर आई है, चाहे वो हमारा बायोटेक्नोलॉजीज वगैरह आई हो, या फिर टिश्यू कल्चर हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ हो, इन सब का हम यूज करते हैं। और हमारा जो मेन एम क्या होता है यहाँ पे, जो क्रॉप क्रॉप का है, जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो हमारा यहाँ पे लेना है, क्या होता है हमारा मेन एम होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है कि साइंस की तरह हम कब यूज करते हैं, तो साइंस की तरह हम जैसे न्यू क्रॉप कोई आई है या फिर न्यू वैरायटी आई है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू न्यू वैरायटी बनाई गई है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो साइंस है जो कि हमारे साइंटिस्ट ने हमको बना के दिया है, न्यू वैरायटी बना के दी है, या फिर न्यू इम्प्लीमेंट हमें बना के दिया है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसे साइंस हम उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जो कि साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के थ्रू बनते हैं, तो उन सब का जो हम यूज करते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसे साइंस हम यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के अंदर ये चीजें सारी यूज करते हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पे दे रखा है, वीड्स का कंट्रोल करते हैं, या फिर वाटर मैनेजमेंट वगैरह हम करते हैं, वो सारी चीजें आपके इसके अंदर इंक्लूड रहने वाली है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऐसे बिजनेस हम उसको कब यूज करते हैं। तो एक मिनट। हाँ। तो ऐसे बिजनेस हम कब यूज करते हैं, जैसे कि हम प्रोडक्शन जो फाइनल स्टेज में हम जाते हैं, जब प्रोडक्शन हम ले लेते हैं, चाहे हम फूड ग्रेन वगैरह हमने लगाई है तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन मिलेगा, पल्सिस लगाई है, या फिर ऑयल सीड लगाई है, या फिर हमने फाइबर के लिए लगाया है, फीड के लिए लगाया है, फ्यूल के लिए जो भी चीजें हमने लगाई है, उसका अल्टीमेट जब हम पे प्रोडक्शन मिलेगा, वो प्रोडक्शन के मिलने के बाद में जो हमारा फार्मर का जो एम होता है, इनकम का सोर्स, वो मेन हमारा जो क्रॉप का हार्वेस्ट होता है वही होता है। तो क्रॉप का हार्वेस्ट को जब जाके वो मार्केट में उसको सेल करेगा, तो ऐसे बिजनेस हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हम निकालते हैं कि नेट इनपुट हमने कितना दिया था, उसके बारे में हमें जो आउटपुट है वो कितना मिला, और फाइनली जो नेट रिटर्न जो फार्मर का होता है, इकोनॉमिक बैलेंस जो फार्मर के पास जो मिलता है, उन सब चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि फार्मर को एट द एंड में कितना नेट बेनिफिट हो रहा है। तो वो तब हम क्या करते हैं, ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स की तरह हम इसको एग्रीकल्चर को यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये तीन ब्रांच आपके, जैसे हम ऐसे आर्ट भी यूज कर सकते हैं हमारा, दूसरा हो गया ऐसे बिजनेस भी यूज कर सकते हैं, और एक हमारा हो गया कि ऐसे हमारा साइंस भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं। और सबसे पहले यहाँ पे अपन एक डिफरेंस देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर जो है बेसिक डिफरेंस आपका क्या होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात करें तो एग्रीकल्चर क्या है, एक सेल्फ जनरेटेड है, रिसोर्सेज आर सेल्फ जनरेटेड, मतलब कि हम सीड की सोइंग करते हैं, वहाँ पे प्लांट है वो ग्रो करता है, और बाद में हमको उससे ईल्ड मिलती है। और जबकि हम इंडस्ट्री की यहाँ पे बात करते हैं, तो इंडस्ट्री क्या है, आपके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है, जितना भी एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल होता है, या फिर अगर आप अदर इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे कि आप कपड़े की इंडस्ट्री में जाते हैं, या फिर अदर इंडस्ट्री में जाते हैं, तो जो सारी चीजें हैं वो अल्टीमेटली आपके रॉ मटेरियल हो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। फिर एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर होता है, मतलब कि हम उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे है जो इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर है, मतलब कि रॉ मटेरियल का यूज करके वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जबकि एग्रीकल्चर में डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है, सीड का यूज करके सीधा हम प्रोडक्शन लेते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट टू नेचुरल क्लाइमेटिस एग्रीकल्चर है, तो इसके अंदर आपको फ्लड भी देखने को मिल सकता है, या हाई टेम्परेचर देखने को मिल सकता है, ड्रॉट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा जो नेचुरल क्लाइमेटिस है, जितने भी हमारे नेचुरल की नेचर के द्वारा दिक्कतें हमको आती है, उनका सामना करना पड़ता है हमारी क्रॉप को, क्योंकि वो ओपन एनवायरनमेंट में ग्रो होती है। वही अपन बात करें तो यहाँ पे जो हमारा होता है इंडस्ट्री वगैरह है, आप सभी को पता है कि काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, काफी बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं, वहाँ पे सारा प्रोटेक्टेड होता है। तो बारिश आती है, आंधी आती है, या फ्लड आता है, तो उन सबसे प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये एक तरीके से है नेचुरल क्लाइमेटीज का यहाँ पे इम्पैक्ट इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है। वही बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में तो प्रोडक्शन इज नॉट अंडर कंट्रोल। तो हमारे अगर हम अच्छी से बेस्ट बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे फार्मर देता है, अच्छे से अच्छे इनपुट यहाँ पे दे देता है, लेकिन नेचुरल क्लामिटीज जैसे हमने वही पढ़ा है कि फ्लड आ जाती है, या फिर सूखा पड़ जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारे पास में हमारे कंट्रोल में वो प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो है बेस्ट दिया था, लेकिन जो नेचर के द्वारा जो क्लामिटीज आई वहाँ पे,
तो हमारा प्रोडक्शन है वो वहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता है। और जबकि इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन आपका कंट्रोल्ड यूनिट में रहता है, आप जितना चाहो उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है। फिर अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है, कि ऑल द प्रोसेस इज कैरिड आउट सिंगल पर्सन और फैमिली। जैसे कि आपको पता है कि मार्जिनल फार्मर और इंडिया के अंदर 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। और जो मार्जिनल फार्मर होता है वो खेती में अंदर जो एक्सटर्नल लेबर है उनका यूज नहीं करते हैं, और जो भी खुद या फार्मर खुद खेती करेगा या फिर अपनी जो फैमिली के जो मेंबर्स उनके साथ खेती करता है। तो यही हमारा एग्रीकल्चर के अंदर होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेट यूनिट्स एंड सब यूनिट्स यहाँ पे बनी हुई रहती है। यहाँ पे आप काफी सारे लेबर्स फैक्ट्री में आप देखते होंगे, इंडस्ट्री में देखते होंगे, जो काम करने जाते हैं बाहर से। तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है। और जो फार्मर क्या होता है, वही आपका लैंड का ओनर होता है, और वही यहाँ पे जो लेबर की तरह काम करता है, मतलब अपने फील्ड में काम करता है। जबकि ज्यादातर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो लेबर है वो आपको एक्सटर्नली आती है, और जो आपका ओनर है वो एस एन लेबर काम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें थी, आपका डिफरेंस हो गया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, ताकि आपको पता रहे कि एग्रीकल्चर क्या चीज है और आपका इंडस्ट्री है वो चीज क्या है। फिर अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर इस जो है चार मेजर कैटेगरीज में आपका जो है एग्रीकल्चर है इसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये चार कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहला है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि आपका जो प्लांट ब्रीडिंग है या फिर जेनेटिक्स है, ये वाला पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये दोनों चीजें हैं आपके क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आपको देखने को मिलती है। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और आपका बायोटेक्नोलॉजी है जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है। फिर क्रॉप मैनेजमेंट में बात करेंगे, तो क्रॉप मैनेजमेंट में आपका एग्रोनॉमी आ जाएगा, सॉइल साइंस आ जाएगा, सी टेक्नोलॉजी है, आपका माइक्रोबायोलॉजी है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी है, और एनवायरमेंटल साइंसिस है। तो ये सारी चीजें हैं आपके क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर आती है। फिर अपन बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। तो क्रॉप प्रोडक्शन में आपका एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, सॉरी प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में जैसा कि आपको पता है कि हमें डीजी से बताना है, बचाना है हमारी क्रॉप को, और पेस्ट से बचाना है। तो उसके अंदर हम एंटोमोलॉजी का यूज करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी आता है, नेमेटोलॉजी आता है। तो ये सारी चीजें हैं क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर आपके यहाँ पे इंक्लूड रहती है। वही सोशल साइंसेज में अगर बात करें, तो सोशल साइंसेज का जैसा आपको पता है कि दो ब्रांच होती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो जाता है और आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसके अंदर सोशल साइंसेज में आता है। जिसमें हम इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं फार्मर का। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जितनी भी हमारी स्कीम्स है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जितने भी न्यू इम्प्लीमेंट वगैरह आ रहे हैं, या जितनी भी न्यू रिसर्च हो रही है उसको फार्मर तक पहुंचाना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के द्वारा ही ये काम होता है। फिर अलाइड डिसिप्लिन्स भी कुछ होते हैं। अलाइड डिसिप्लिन्स में आपका जैसे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है, ताकि आपका स्टैटिकल जो डाटा है, प्रीवियस ईयर में आपका कितना प्रोडक्शन हुआ था, इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके बीच में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट लॉसेस हुआ है, वो सारी चीजें हम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सारी चीजें भी आपके अलाइड डिसिप्लिन्स में, जैसा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट्स वगैरह आपके ग्रेजुएशन में चलते हैं, तो वहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। फिर अब सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग, जैसा कि आप सबको पता है एग्रोनॉमी का जो फादर है, जो कि कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। 1980 में इन्होंने क्या डिफाइन किया था एग्रोनॉमी में। और इन्होंने क्या कहा था कि एग्रोनॉमी क्या है कि क्रॉप का यहाँ पे हम मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब कि क्रॉप हम लगाते हैं उसका मैनिपुलेशन करते हैं एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर। और हमारा यहाँ पे जो एम होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को क्या है मैक्सिमम लेना है, और हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इसके अंदर जो है कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो नॉर्मन साहब ने क्या कहा था कि एग्रीकल्चर क्या है आपका एक साइंस है। एग्रोनॉमी एक तरह सॉरी एग्रोनॉमी आपका एक साइंस है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, मैनिपुलेटिंग करेंगे क्रॉप्स के एनवायरनमेंट को, डिफरेंट एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। और हमारा जो फाइनल अल्टीमेट गोल यहाँ पे रहेगा कि हम एक अच्छे से अच्छे उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके, और जो ज़्यादा से ज़्यादा है प्रोडक्शन यहाँ पे ले सके। तो ये सारी चीजें हैं एग्रोनॉमी के बारे में, जो डेफिनेशन थी मैंने आपको बता दी। और अब सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी जो हमारा सेशन है यहाँ से स्टार्ट हो गया। वो पहले हमारा इंट्रोडक्शन था एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे है क्या। तो एग्रोनॉमी यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा, ये सभी को पता है कि आपका जो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी क्या है, आपकी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपकी डील करती है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, क्या क्या सॉइल प्रैक्टिसेस है, या फिर अपन बात कर सकते हैं वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट, इन सब जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो सारी हम एग्रोनॉमी में करते हैं। तो एग्रोनॉमी आपका एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का, जिसके अंदर हम सॉइल मैनेजमेंट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को देखते हैं, वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं आप अपन क्या करते हैं एग्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। और जो एग्रोनॉमी जो आपका है वो ग्रीक वर्ड है। तो आप सबको पता होगा कि एग्रोनॉमी क्या है, आपका ग्रीक वर्ड है, और जो कि दो शब्द से आया है, एग्रोस जिसका मतलब होता है फील्ड होता है, और नोमस जिसका मतलब होता है मैनेज। तो फील्ड के मैनेजमेंट को ही आप क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी बोलेंगे। और एग्रीकल्चर में अपन ने पढ़ के आया था कि सोइल के कल्टीवेशन को आप क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे, और फील्ड के मैनेजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी बोलेंगे। तो आपको याद रखना कि एग्रीकल्चर आपका लैटिन वर्ड है, जबकि आपका जो है एग्रोनॉमी है वो ग्रीक वर्ड है। एग्रोस का मतलब फील्ड होता है, और नोमस का मतलब मैनेज, मतलब फील्ड के मैनेजमेंट को आप क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी बोलेंगे।
फिर अपन बात करेंगे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के क्या क्या स्कोप्स है वो थोड़ा पढ़ लेंगे कि ये क्या है, एक डायनामिक आपका क्या है डिसिप्लिन है, और ये क्या है आपका एडवांसमेंट करता है आपकी बेटर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि प्लांट और एनवायरनमेंट के, जैसा कि आपका रिलेशन आपको पता है कि प्लांट हम ग्रो करें पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या क्लाइमेट में हम ग्रो करते हैं, तो उसके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, कौन सा प्लांट है कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, किसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, और कौन से कितना टेम्परेचर इसको चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं यहाँ पे जाके हमारा एग्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं, और हम मॉडिफाई कर सकते हैं न्यू प्रैक्टिसेस वहाँ पे कि भाई हम इसको कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कि हमको हायर प्रोडक्टिविटी हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखा कि कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि अवेलेबल है केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो अवेलेबिलिटी है या हर्बिसाइड्स की जो अवेलेबिलिटी है वीड कंट्रोल के लिए, तो ये क्या करता है, क्या करता है डेवलपमेंट ऑफ वास्ट नॉलेज करता है कि किस टाइम पे हमें हर्बिसाइड अप्लाई करना चाहिए, फर्टिलाइजर हमें कब अप्लाई करना चाहिए, कौन से मेथड से करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, और हर ये सारी चीज़ें हैं हम एग्रोनॉमी में भी पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि जब रिसर्च स्कॉलर भी एमएससी में जाता है, पीएचडी में जाता है एग्रोनॉमी से, अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो उनका जो रिसर्च कंडक्ट होती है वो यही मोस्टली फर्टिलाइजर पे कि कितनी डोज वगैरह है, ये टाइम ऑफ इरिगेशन पे है, नंबर ऑफ इरिगेशन पे है, डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर अलग अलग देखते हैं, या हर्बिसाइड पे हम देखते हैं कि कौन सा हर्बिसाइड सबसे बेस्ट है। तो इन्हीं सब पे हम रिसर्च करते हैं, तो वो एग्रोनॉमी की आपका ब्रांच में ही सारी एग्रोनॉमी में ही सारी चीज़ें ये इंक्लूडेड है। फिर ये बताना चाह रहा है कि जैसे बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं कि वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। फिर अपन देख सकते हैं कि अ, कुछ जो आपके कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो साइड इफेक्ट वो सैलिनिटी पर जो सैलिनिटी हो जाती है, तो और वाटर लॉगिंग कंडीशन यहाँ पे फेवर करते हैं, तो उन सबको क्या है ओवरकम, कैसे हम वाटर लॉगिंग से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपके जो एग्रोनॉमी में ही हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जैसे कि हमारे जो है इंडिया की पॉपुलेशन में भी हम अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गए हैं चाइना को पीछे करके, और 130 जो करोड़ हमारे जो है पॉपुलेशन हो गई है, तो वो इंक्रीज जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास फूड की डिमांड है वो भी हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो उसको जो फुलफिल करने का जो एक्चुअल जो जिम्मा आता है वो एग्रोनॉमिस्ट के पास ही आता है। तो एग्रोनॉमी का ही इसको देखना पड़ेगा कि आपका जो फूड प्रोडक्शन है उसको फाइनलाइज आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आइदर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, आइदर यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, और अपन कह सकते हैं कि प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करके अगर हम देखते हैं तो वो सारा एग्रोनॉमी में आपके यहाँ पे कवर होता है। और फिर टीलेज प्रैक्टिसेस की यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी टीलेज प्रैक्टिसेस हमें यूज़ करनी चाहिए, और नो टीलेज कब करना चाहिए, जीरो टीलेज कौन सी क्रॉप्स में करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए, वो सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं। और मॉइस्चर स्ट्रेस अगर आता है या फिर ड्राईलैंड कंडीशन में हम कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करना चाहिए, और कौन सी क्रॉप है कौन से एनवायरनमेंट में लगेगी, तो वो सारी चीज़ें भी अपन एग्रोनॉमी में यहाँ पे पढ़ते हैं। और फिर अपन देख सकते हैं कि ऐसे न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप हाई यील्ड पोटेंशियल बिकम अवेलेबल, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैज टू बी डेवलप्ड टू एक्सप्लोर देयर फ्यूल यील्डिंग एंड पोटेंशियल। जैसे कोई नई वेराइटी आपके पास आती है तो उसके लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में आप पढ़ते हैं कि इसकी सीड रेट कितनी होनी चाहिए, इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ इरिगेशन कितना है, फर्टिलाइजर डोज कितनी होनी चाहिए, वीड मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, एफवाईएम वगैरह में कैसे रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिसेस भी हम करते हैं वो सारी आपका एग्रोनॉमी के अंदर ही आती है। तो ये सारी स्कोप थे एग्रोनॉमी के अंदर कि हम क्या क्या एग्रोनॉमी के अंदर सारी चीज़ें आती है, तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है सारी आपके एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। फिर यहाँ पे लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है। तो अपन टोटल जियोग्राफिकल एरिया अपन इंडिया का देखते हैं कि हमारा कितना एरिया है, तो वहाँ पे 329 मिलियन हेक्टर हम ओवरऑल पढ़ते हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स में याद रखना चाहे तो आप 328.848 मिलियन हेक्टर आपका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब हमारा। फिर इसमें टोटल रिपोर्टिंग एरिया कितना है, मतलब कि जो रिपोर्टेड एरिया है अभी तक जो हमें बताया गया है कि 329 है, लेकिन अभी हमने रिपोर्ट कर लिया भाई इतना एरिया हमने जो हमारे मैप के अंदर है, जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसके अंदर हमने डाल दिया, तो वो 304.300 आपका मिलियन हेक्टर है। और कल्टीवेशन में अपना मतलब जिसमें हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वो एरिया कितना है, वो हमारा 143 मिलियन हेक्टर है। तो ये एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, और कई बार पूछ रहे थे टोटल कल्टीवेटेड एरिया कितना है हमारे इंडिया का, तो 143 मिलियन हेक्टर आपका टोटल कल्टीवेटेड एरिया है। वही टोटल क्रॉप एरिया यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो टोटल क्रॉप एरिया आपका कितना है, 179.75 मिलियन हेक्टर है। और एरिया सोन मोर देन वंस, मतलब कि ऐसा एरिया जिसमें है ना एक से ज्यादा बार क्रॉप लगाई जाती है, मतलब एक सीजन में एक ईयर के अंदर अगर आप दो से या दो तीन क्रॉप लगा रहे हैं, मतलब एक बार आपने खरीफ में लगाई, एक बार आपने रबी में लगाई, एक बार आप समर में लगा रहे हैं,
तो अगर एक से ज़्यादा बार आप क्रॉप लगाते हैं तो वो एरिया है, तो आपका कितना एरिया सोन मोर देन वंस, तो है 36.75 मिलियन हेक्टर। मतलब कि साल में हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप अगर किसी एरिया में लगाते हैं तो वो एरिया कितना है, 36.75 मिलियन हेक्टर है। वही एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कितना एरिया है जो हमारे कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, फार्मिंग के लिए जो है एरिया अवेलेबल नहीं है, तो वो एरिया है 361.30 मिलियन हेक्टर है। और टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये चेंज होता रहता है हमारा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, करंट डाटा से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है हर 2 साल से आपको आती है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। फिर यहाँ पे दे रखा कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर का है जो डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कलेक्शन एंड गैदरिंग हुई है। जब हंटिंग, जब हम फार्मिंग नहीं करते थे, जब हंटिंग करते थे, उसके बाद में एनिमल्स के ऊपर हम डिपेंडेंट थे, उसके बाद में क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो वो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे बता रखा कि पहले हम कलेक्शन एंड गैदरिंग की, उसके बाद में जो क्रॉप्स है उनकी सोइंग करी, फिर उसके बाद में जो उसके अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स थे हमने उसको रिमूव करना स्टार्ट किया। फिर हमने इरिगेशन की फैसिलिटीज है, नदी के पास में हमने क्रॉप को लगाना स्टार्ट किया, फिर इरिगेशन की फैसिलिटीज वहाँ पे आई है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट वगैरह से प्रोटेक्शन, उसके बाद में हमने स्टार्टेड किया कि हम इसको जितने भी कीड़े अगर हमारे फसल में लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, डिजीज लगती है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने टीलेज का इम्प्लीमेंट्स हमने बनाया स्टार्ट किया, जैसे कि आपका है देसी प्लाऊ, जिसको इंडियन प्लाऊ भी हम बोलते हैं, तो उसका डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद में टीलेज इम्प्लीमेंट्स और काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स है वो डेवलप हुए। फिर हमारे जो है न्यूट्रेंट्स का एप्लीकेशन करना भी हमने स्टार्ट किया कि कैसे हम न्यूट्रेंट्स वगैरह दे सकते हैं हमारी क्रॉप में। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे डेवलप हुए, फिर पेस्टिसाइड्स यहाँ पे डेवलप हुए। फिर ड्रिप इरिगेशन वगैरह भी जो है, माइक्रो इरिगेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे डेवलप हो चुकी है। तो इन सब का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता गया, और हमारे एग्रीकल्चर का जो फाइनल, जो अभी हम करंट में जो सीनेरियो देखते हैं, वो हमारे पास इसी चीज़ से आया है। एक मिनट रुकिए। हम्म। एवरीथिंग इज ओके। हम्म। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 1960 से पहले जो हमारा इंडिया था, इंडिया की बात करें या फिर वर्ल्ड की भी अगर बात करते हैं, तो इंडिया में क्या था कि जो आपका प्रोडक्शन था वो लेस था। और आपको पता है कि भुखमरी थी हमारे पास, पहले हमें जो है एक्सपोर्ट करना पड़ता था, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ता था, जितना भी ग्रेन्स वगैरह है या फूड डिमांड है, तो फूड डिमांड हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, और हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, जिससे कि पॉवर्टी और हंगर का जो सिचुएशन है वो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इसी को लेकर हमें ये इशू हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि हम, हमारा इंडिया का है जो फूड प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाए, क्योंकि उस टाइम हमारे पास हाई यील्डिंग वेराइटीज नहीं थी, प्रॉपर जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो नहीं थी, और ड्राफ्ट वेराइटीज वगैरह नहीं थी, टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं थी, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन था, हमारे पास लैंड भले ही ज़्यादा थी लेकिन जो उसका जो मैनेजमेंट था वो नहीं था, हमारे पास जो प्रॉपर रिसोर्सेज जो हमारे पास होने चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो वो उनको देखते हुए हमने क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर आया। तो यहाँ पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इंडिया के अंदर कब आया था, 1960 में जो है स्टार्ट हो गया था। और धीरे धीरे है इसका जो, इसमें हमने क्या किया था, इसका जो मेन एम था, जिसमें इंट्रोडक्शन किया था हाई यील्डिंग जो क्रॉप वेराइटीज है उसका, और एप्लीकेशन मेथड ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से, वो सारी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आई, जिससे कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ। और हम देखते हैं कि जो है जब हमारी 1966 में जो है अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, तो ये क्या किया था उन्होंने, उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया था कि हाई यील्डिंग वेराइटी से पहले, सबसे पहले 1963 में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, और किसने की थी, नॉर्मन साहब, नॉर्मन बोरलॉग साहब ने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे फिर अपन देखें कि इसके बाद में इंडिया के अंदर भी ये जो नॉर्मन जो बोरलॉग साहब थे, वो तो आपके अमेरिका के साइंटिस्ट थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, और ये इंडिया में आए, और इंडिया में 96 में इन्होंने जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है वीट की जो वेराइटीज है ये यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे स्वामीनाथन साहब है, एम एल स्वामीनाथन साहब है, इन्होंने इसको लीड करा कि भाई इस प्रोग्राम को हम लीड करेंगे, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको हम जो है इंडिया के अंदर इसको पूरी तरीके अच्छी तरीके से इसको फैलाएंगे, और जो हमारा प्रोडक्शन है उसको क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। तो इंडिया के अंदर फिर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा गया, एम एस स्वामीनाथन को कहा गया। वही वर्ल्ड के अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड में किसको कहा गया कि जो बोरलॉग साहब है उनको यहाँ पे जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। फिर उन्होंने क्या किया, एम एस स्वामीनाथन इन्होंने लीड किया इस प्रोग्राम को कि हम यहाँ पे इंडिया में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाएंगे। फिर इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज है वो यूज करी, तो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का है ये जो यूज है उसको इंक्रीज करा, और इरिगेशन फैसिलिटीज है उसको थोड़ा इंक्रीज किया, जो न्यू न्यू इक्विपमेंट्स है, या फिर जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी
वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को थोड़ा इंक्रीज किया गया। और फाइनली जो हमने क्या है 1966 में हमारा जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन है ग्रीन रेवोल्यूशन का। और उसके अंदर जो है धीरे धीरे करके, और आज सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास अगर हमारा 20 साल भी हमारा पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम रोक देते हैं तो हमारा जो है इंडिया आराम से बैठा बैठा खा सकता है, क्योंकि इतना बफर स्टॉक्स हमने एफसीआई के गोदाम्स वगैरह में इकट्ठा कर लिया है। तो यही सारा जो नतीजा है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का नतीजा है, ताकि आज हम प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे रैंकिंग में आते हैं आफ्टर चाइना, आफ्टर अमेरिका। तो कई जगह हमारी फर्स्ट रैंकिंग है, कई प्रोडक्शन में कई जगह सेकंड है, कई जगह थर्ड है। तो ये सारा जो नतीजा है आपका ओवरऑल जो है एम एस स्वामीनाथन जी को जाता है, और उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे इंडिया में, और जिससे कि जितने भी सारी चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। तो अपन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है अब यहाँ पे अलग अलग रेवोल्यूशन है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर हुए, और अपन देख सकते हैं कि कौन सा रेवोल्यूशन है किस चीज़ के लिए आया। तो अपन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आया था। वही फिर व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आया था। और जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन को आपको पता है कि एम एस स्वामीनाथन यहाँ पे इंडिया में लेके आए थे। वही व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो वर्गीस कुरियन साहब यहाँ पे इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। ये रेवोल्यूशन की बात करें तो ये ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए आया था, और पीताम्बर साहब इसको लेके आए थे। और ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो फिश प्रोडक्शन के लिए जो है आपका ब्लू रेवोल्यूशन आया था। और गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए आपका जो है गोल्डन रेवोल्यूशन आपका यहाँ पे आया था। वही जो है ग्रे जो रेवोल्यूशन है आपके फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए आया था। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो प्रोन जो होता है आपका उसके लिए आया था। और रेड रेवोल्यूशन जो आपका होता है मीट या फिर टोमेटो प्रोडक्शन के लिए जो है आपका रेड रेवोल्यूशन आया था। तो रेड दो के लिए आया था, ये थोड़ा याद रखना है, टोमेटो के लिए भी आया था और आपका मीट के लिए भी आया था। राउंड रेवोल्यूशन की बात करें तो पोटैटो प्रोडक्शन के लिए आपका जो है राउंड रेवोल्यूशन आया था। और सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए आया था। वही सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन अगर आपको पूछता है तो सिल्वर फाइबर जो रेवोल्यूशन है वो आपका आया था कॉटन कॉटन के लिए, ठीक है। और वही अगर सिल्वर रेवोल्यूशन पूछता है तो एग और पोल्ट्री के लिए आया था। ऐसे ही है जो आपका अभी अपन ने पढ़ा था कि गोल्डन रेवोल्यूशन वो फूड प्रोडक्शन के लिए आया था। अगर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछता है तो जूट है, जूट प्रोडक्शन के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है वो यहाँ पे आया था। सिल्वर रेवोल्यूशन है वो इंदिरा गांधी जी यहाँ पे लेके आई थी, तो जो कि हमारा एक्सपीएम थी। फिर रेनबो रेवोल्यूशन आया था, तो इसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो रेवोल्यूशन लेके आया था वो उसको बैम्बो सॉरी रेनबो रेवोल्यूशन लेके आए थे। और जिसका जो मेन एम था वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, एडिबल ऑयल था, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, एनिमल है, फिश प्रोडक्शन है, इन सबको एक साथ इंक्रीज करना है। तो इसका जो एम था वो आपका रेनबो रेवोल्यूशन के अंदर था। वही एनर्जी रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ये जो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारा फूड प्रोडक्शन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, या फिर एनवायरमेंट सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो उसके लिए जो आपका जो ये आया था रेवोल्यूशन उसको अपन एनर्जी रेवोल्यूशन यहाँ पे बोलते हैं। फिर इसके बारे में बात करते हैं रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विद अदर साइंसेज। तो आपका जो एग्रोनॉमी है उसका क्या क्या रिलेशन है आपके अदर जो साइंसेस है। तो यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं जिसके साथ में इसका जो रिलेशन है, जैसे कि सॉइल साइंस में रिलेशन है, प्लांट इकोलॉजी है, प्लांट एंटोमोलॉजी है, प्लांट प्रोडक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम एग्रोनॉमी कर रहे हैं तो हमें सॉइल मैनेजमेंट जरूरी है, उसका न्यूट्रिएंट टेस्टिंग हम करेंगे उसकी, भाई वो सॉइल के लिए उस क्रॉप के लिए सूटेबल है कि नहीं, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, पेस्ट एंड डिजीज उस क्रॉप में कौन कौन सी आ रही है, प्लांट पैथोलॉजी मतलब भी आपका डिजीज मैनेजमेंट के थ्रू आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू जा रहे हैं और एग्रोनॉमी के थ्रू हमें क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें सॉइल का टेस्टिंग जरूरी हो जाता है, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप लगती है ये हमें जानना जरूरी हो जाता है। और उसके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर वहाँ पे अवेलेबल है डिजीज और पेस्ट का, तो वहाँ पे हमें उस क्रॉप को नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी पड़ती है। फिर आता है इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर ग्रोथ एंड यील्ड। तो हम कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हमारी ग्रोथ एंड यील्ड के लिए। तो सबसे पहले है वहाँ पे हम टिलेज करेंगे, और फिर सीड की सोइंग करेंगे वहाँ पे, फिर उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की कितना न्यूट्रिएंट देना है वो सारी बातें करेंगे, वाटर मैनेजमेंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ इरीगेशन देना है वो बात करेंगे, वीड मैनेजमेंट हम वहाँ पे बात करेंगे, और हार्वेस्टिंग फिर उसकी करेंगे, फिर उसके बाद में स्टोरेज उसका करेंगे, और फाइनल जो हमारा अल्टीमेट गोल है वहाँ पे हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है जो हमारे एग्रोनॉमी के अंदर आती है क्रॉप सोइंग से लेकर क्रॉप हार्वेस्टिंग के बीच में। फिर यहाँ पे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दे रखा है कि क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कैसा है। तो आप सबको पता है कि दो प्रकार के हैं जो है आपके टाइप्स के जो क्लाइमेट होते हैं। तो पहला क्लाइमेट है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, वो ट्रॉपिकल क्रॉप्स के नाम से भी आपने सुना होगा कि ट्रॉपिकल क्रॉप्स है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स की बात करें तो ये क्या होती है, जो कि वार्म और हॉट क्लाइमेट होता है, मतलब जो यहाँ पे गर्म और
हॉट जो क्लाइमेट है वहाँ पे अगर बात जो क्रॉप्स लगाई जाती है तो आपके ट्रॉपिकल क्रॉप्स में आती है। और यहाँ पे एग्जांपल है, आपको याद रखना कि एग्जांपल से कई बार क्वेश्चन आता है। तो राइस, शुगरकेन और ज्वार, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो क्रॉप्स है आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आती है। और मोस्टली जो खरीफ क्रॉप जितनी भी होती है वो आपके ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें ग्रो की जाती है। वही टेम्परेट की बात करें तो कूल क्लाइमेट जो ठंडे एनवायरनमेंट में लगाई जाती है जो क्रॉप, वो आपके टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर आएगी, जिसके अंदर आपका जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना, वीट हुआ, ओट हुआ, चिकपी या ग्राम बोल सकते हैं, पोटैटो हुआ, जो रबी सीजन की जो क्रॉप्स है ये आपकी टेम्परेट रीजन की है। ये क्रॉप्स यहाँ पे क्लासीफाई की गई है। फिर यहाँ पे बात कर लेंगे कि क्लासिफिकेशन किया गया है इनको यहाँ पे सीजन के हिसाब से कि कौन सी क्रॉप्स है कौन कौन सी सीजन में लगाई जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करें खरीफ और रेनी या फिर मानसून, तो खरीफ सीजन है उसी को हम रेनी सीजन भी बोल सकते हैं और मानसून सीजन भी बोलते हैं। और ये जो क्रॉप्स है इनकी जो सोइंग होती है आपकी जून से लेकर जुलाई के बीच में होती है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो आपका जून टू अक्टूबर का जो मंथ है उसके अंदर होती है। और इस इन जो क्रॉप्स को है आपका वार्म और वेट वेट जो है वेदर चाहिए, मतलब कि वार्म आपको पता है कि जून जुलाई में आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है तो वहाँ पे वार्म वेदर रहता है, गर्म रहता है। और वेट वेदर मतलब कि रेनिंग सीजन रहता है जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो खरीफ वाला सीजन है, तो वेट वेदर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। और ताकि या और एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जितनी भी मोस्टली आपकी, यानी मोस्टली नहीं, जितनी भी सारी आपकी जो खरीफ सीजन की जो क्रॉप्स है या रेनी सीजन की जो क्रॉप है वो सारी शॉर्ट डे जो है क्रॉप या शॉर्ट डे प्लांट उनको बोला जाता है। शॉर्ट डे प्लांट इसलिए बोला जाता है कि वो डिफरेंस थोड़ा अपन देख लेते हैं कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है। तो क्लासीफाई इस बेसिस पे किया गया कि आपकी जो क्रॉप है तो उसको जो फ्लावरिंग के टाइम पे जो जितनी लेंथ डे की रिक्वायर्ड है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है। तो अगर आप जून जुलाई में यहाँ पे सोइंग करते हैं क्रॉप की, और जब उसकी फ्लावरिंग आएगी तो लगभग आपका अक्टूबर आएगा या फिर सितंबर आएगा, तो आपको जैसे ही पता है कि जून के बाद में जो है आपका जो डे लेंथ है, जो दिन की जो लंबाई है वो कम होती जाती है और रात जो है लंबी होती जाती है, दिन छोटे यहाँ पे होते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो क्रॉप्स होती है जिनको अपन खरीफ में लगाते हैं, तो इनकी फ्लावरिंग होती है सितंबर अक्टूबर में जाके, तो सितंबर अक्टूबर में जो है लेंथ ऑफ डे कम हो जाती है और इनको जो डे लाइट है वो कम मिलती है, मतलब सूरज लगभग आपका 6:30 के आसपास निकलेगा और उनको और 5:30 या 6 के आसपास जो है आपका सनसेट हो जाएगा। तो इनकी जो डे जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो रिक्वायरमेंट ऑफ डे लाइट है वो यहाँ पे कम होती है, तो इनको अपन शॉर्ट डे लेंथ में क्लासीफाई किया गया। वही अगर रबी और कोल्ड सीजन की बात करें तो आपको पता है कि रबी और कोल्ड सीजन वाली जो क्रॉप्स हैं इनको नवंबर से दिसंबर में सोइंग करते हैं और इनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो मार्च अप्रैल के आसपास आती है। तो मार्च अप्रैल में आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी दिसंबर में आपके दिन छोटे हो रहे हैं, जनवरी में थोड़े बहुत बड़े होंगे, और मार्च अप्रैल में जाते जाते आपके जो दिन है वो बड़े हो जाएंगे और रातें हैं वो आपकी छोटी हो जाएगी। तो इनकी जो डे लेंथ है, जो लाइट पीरियड है, जो सुबह जल्दी सूरज निकलता है, रात में शाम में भी थोड़ा लेट ही सनसेट होता है, तो उनकी जो डे लेंथ है वो उनको ज़्यादा चाहिए आपकी रबी क्रॉप को, तो इनको अपन क्लासीफाई किया गया है आपका लॉन्ग डे लेंथ के अंदर। तो कई अगर आपको डायरेक्टली एग्जांपल देके पूछता है कि लॉन्ग डे प्लांट्स वाली कौन सी क्रॉप्स होती है, तो आपको आप सीधा दिमाग में लेके जाना कि लॉन्ग डे वाली अगर पूछ रहा है तो रबी सीजन में जो क्रॉप्स हमने ग्रो की है वो सारी लॉन्ग डे में आएगी। और वही अगर क्रॉप सीजन में हमने कोई क्रॉप ग्रो की है तो आपकी शॉर्ट डे के अंदर आएगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉटन है, राइस है, ज्वार है, बाजरा, ये सारी आपकी खरीफ सीजन में आएंगी। और रबी सीजन में अगर बात करते हैं तो वीट, ग्राम, सनफ्लावर, और इनको क्या है अक्टूबर टू अक्टूबर नवंबर में इनकी सोइंग होती है और मार्च अप्रैल तक इनकी जो है हार्वेस्टिंग करी जाती है। और कोल्ड होता है और ड्राई वेदर चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि जब विंटर सीजन होता है तो रेनफॉल काफ़ी कम होती है, तो ड्राई वेदर इनको चाहिए होता है। और वीट, ग्राम, सनफ्लावर वगैरह ये सारी क्रॉप इसमें लगाई जाती है। वही अपन समर और जायद क्रॉप्स की अगर बात करें तो ये मार्च में लगाई जाती है और जून में क्या है जो है इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। और मोस्टली जो कुकुरबिट्स वगैरह जितनी भी क्रॉप्स है वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। हम्म। तो इनको इनको क्या चाहिए कि वार्म वेदर चाहिए और मेजर ग्रोन पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। और लेंथ ऑफ फ्लावरिंग आपको पता है लॉन्गर डे है, जैसे कि जून जुलाई में आपको पता है कि जो आपका लॉन्ग डे होता है और लाइट रिक्वायरमेंट इनकी प्लांट्स की ज़्यादा होती है, तो इनको भी क्लासीफाई किया है लॉन्ग, जो जितनी भी जैसे ग्राउंडनट आपका लगाते हैं समर या जायद में भी लगती है, खरीफ में भी आपकी ग्राउंडनट लगती है, कई कई एरियाज में समर में लगती है, जैसे साउथ के कुछ स्टेट्स है वहाँ पे यहाँ पे लगती है। वाटरमेलन है, पंपकिन है, जो मैंने बताया था कि जैसे कुकुरबिट्स वगैरह है, और आपके जो पंपकिन वगैरह ये गार्ड्स वगैरह ये सारी आपकी समर या जायद के सीजन में लगाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको याद रखना।
फिर यहाँ पे बता कि यूज ऑफ एग्रोनोमिक क्लासिफिकेशन सबसे बात करें तो ग्रेन क्रॉप्स की यहाँ पे बात करेगी, जितनी ये सीरियल क्रॉप्स जो आपकी सारी आती हैं। और ये जो जितने भी होती है इनके अंदर जो ग्रासेस जो सारी आती है आपकी जो है ग्रास फैमिली से बिलोंग करती है। और पोएसी फैमिली अपन जिसको बोल सकते हैं, ग्रेमिनी फैमिली की जो आती है वो सारी ग्रेन क्रॉप्स में आती है। और इनके अंदर जो इडेबल स्टार्ची ग्रेन होते हैं, जैसा कि आप व्हीट अगर खाते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, ग्रेन होता है, और ग्रेन में क्या होता है अल्टीमेटली स्टार्च होता है। तो जिसके इसके अंदर अपन मिलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रेन क्रॉप्स के यहाँ पे आती है। और द लार्ज ग्रेन यूज फॉर स्टेबल फूड इन सीरियल्स, और जो अपन ने क्या है इन क्रॉप्स को स्टेबल फूड की तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे राइस हुआ, ज्वार हुआ, व्हीट है, बार्ले है। तो ये जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, और कुछ स्मॉल ग्रेन जैसे बाजरा वाला हुआ, मिलेट्स हुआ, ये स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। तो ग्रेन क्रॉप्स के यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे याद रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है ग्रेन क्रॉप्स के इनमें से कौन सी ग्रेन क्रॉप है, इनमें से कौन सी पल्स क्रॉप है, तो वो सारी आ जाएगी। फिर पल्स और लेग्यूम की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है सीड जो लेग्यूमिनस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ओन स्प्लिटिंग दे प्रोड्यूस एंड दाल और राइस इन द रिच इन प्रोटीन। जो आपकी जितनी भी लेग्यूम और पल्सिस होती है वो सारी, जैसा कि आपको पता है कि दाल अगर खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन होता है, तो जितनी भी लेग्यूमिनस और पल्सिस जो आपकी होती है इनके अंदर प्रोटीन रिच होती है। और इसके कुछ एग्जांपल है वो आपको याद रखना है, जैसे ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, सोयाबीन है, काउपी है, ये सारी चीज़ें आपकी पल्स क्रॉप में इंक्लूड रहती है। फिर आती है ऑयल सीड क्रॉप के अंदर जो इन ये इसमें किस चीज़ में रिच होती है, फैटी एसिड इनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको पूछता है कि ऑयल सीड किस में रिच होते हैं, तो आप फैटी एसिड में आपके रिच होते हैं। और ये यूज किया जाता है कि आपका वेजिटेबल ऑयल जो हम निकालते हैं, जैसे सरसों का तेल हुआ आपका, या मूंगफली का तेल आता है, सोयाबीन का तेल आता है, वो सारी चीज़ें ऑयल सीड्स क्रॉप्स में आती है। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे ग्राउंड है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, सीसेम है, आपका लिंक सीड है, ये सारी ऑयल सीड्स पे एग्जांपल है। फिर फॉरेज क्रॉप की यहाँ पे बात करें तो फॉरेज जो है इनका यूज किया जाता है वेजिटेबल वेजिटेटिव जितना भी मटेरियल होता है, मतलब जो ग्रीन पार्ट होता है, इसको कटिंग करी जाते हैं और जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको फीड करने में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और साइलेज वगैरह है बनाने में भी आपके जो फॉरेज क्रॉप्स का यहाँ पे यूज करते हैं। और जैसे कि आप बोलेंगे कि सर हमने सोरगम पढ़ा था, या फिर बाजरा पढ़ा था, वो हमने ग्रेन क्रॉप में पढ़ा था। तो सोरगम वगैरह जब हम इसको बिफोर फ्लावरिंग पर काट लेते हैं और एनिमल को फीड करवाते हैं या फिर साइलेज बनाने में काम लेते हैं, तो ऐसे फोरेज क्रॉप में भी ये इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर फोरेज आपका ग्रेन क्रॉप में, सोरगम आपका ग्रेन क्रॉप में आएगा, फोरेज क्रॉप में नहीं आएगा। तो अगर किसी भी क्रॉप को हम बिफोर फ्लावरिंग उसको वेजिटेटिव पार्ट को हम यूज कर लेते हैं एज फॉर फीडिंग द एनिमल्स, देन वी विल कंक्लूड इट एज ए फोरेज। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि एलिफेंट ग्रास हुआ आपका, सोरगम हुआ, गुनिया ग्रास है, बरसीम है आपका। अगर कुछ पल्सिस वगैरह भी है उनको भी यूटिलाइजेशन आपका फोरेज बनाने में काम में लिया जाता है। फिर फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो ये फाइबर हमें मिलता है, जैसा कि आपको पता है कि जो कॉटन फाइबर होता है या फिर जूट का फाइबर होता है, मेस्टा है, सनहेम्प है। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा याद रख लेना कि कुछ ये नए एग्जांपल्स है, जैसे मेस्टा कुछ लोगों को पता नहीं होता फाइबर ग्रुप है कि नहीं है, सनहेम्प है, फ्लेक्स है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी फाइबर क्रॉप्स में आती है। फिर अपन रूट क्रॉप्स की बात करें तो ये क्या है, इकोनॉमिक प्रोड्यूस क्या 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 होता है, इनका रूट होता है। तो रूट क्रॉप के अंदर जो इकोनॉमिक प्रोड्यूस होता है वो इनकी जड़ होती है, मतलब इसको जड़ को ही हम खाते हैं, जड़ का ही यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि स्वीट पोटैटो है आपका, तो वो क्या है, आपका रूट क्रॉप है। वही शुगर बीट है, रूट क्रॉप है, कैरेट है, टर्निप है, ये सारी चीजें हैं, ये आपके इनका जो जो भी पार्ट हम खाते हैं उसको रूट बोलते हैं, और रूट ही इनका इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, कई बार क्वेश्चन इन ऐसी चीजों से पूछा तो आपको याद नहीं रहता कि स्वीट पोटैटो आप कहेंगे कि जड़ थोड़ी खाते हैं हम, तो शकरकंदी खाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये एग्जांपल याद रखें, स्वीट पोटैटो हुआ, शुगर बीट हुआ, कैरेट हुआ, टर्निप हुआ, ये सारी आपकी रूट क्रॉप्स के अंदर आती है। ट्यूबर क्रॉप्स में क्या होता है कि इनका जो एडिबल पोर्शन होता है वो रूट ना होके आपका जो थिकंड जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो वो होता है। तो ट्यूबर क्रॉप्स में जो है स्टेम हम जो है, तना जो है इसका वो हम खाते हैं। जैसा कि पोटैटो है, जो पोटैटो का हम जो पार्ट ईट करते हैं वो एक तरीके से वो क्या है, एक स्टेम है, तो उसको क्लासीफाई किया है ट्यूबर क्रॉप्स के अंदर। तो पोटैटो हुआ आपका, एलिफेंट याम हुआ। तो ये चीजें आपको याद रखनी, पोटैटो, एलिफेंट याम, ये चीजें आपकी ट्यूबर क्रॉप्स में आती है। फिर अपन शुगर क्रॉप्स की अगर बात करते हैं, शुगर क्रॉप्स में क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, जैसे शुगर बनाने के काम में आती है, शुगर बीट हुआ, शुगर केन हुआ। तो ये सारी शुगर क्रॉप्स में क्लासीफाई किया गया है। स्टार्च क्रॉप क्या होती है कि ये स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए क्या है, इन क्रॉप्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। जैसे टोपियोका है आपका, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, इनके अंदर स्टार्च भी पाया जाता है। तो टोपियोका, पोटैटो और आपका अपन स्वीट पोटैटो, ये सारी चीजें आपकी स्टार्च क्रॉप्स में यहाँ पे क्लासीफाई की गई है। फिर ड्रैग क्रॉप की बात करें तो ये क्या है,
मेडिसिन प्रिपरेशन में जो हमारी जो क्रॉप्स काम में ली जाती है तो उनको ड्रज क्रॉप बोल सकते हैं। जैसे टबाकू हुआ, उससे मेडिसिन भी बनती है। नो डाउट कि आपका टबाकू है जो सिगरेट वगैरह है, यहाँ पे धूम्रपान वगैरह करने में भी काम में आता है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी सारी इसका जो लिमिटेड यूज होता है, जिसमें अपन तो इसका यूज है अपन ऐसे मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मिंट है, पुदीना है, ये भी आपका मेडिसिनल क्रॉप की तरह यूज किया जाता है। फिर आता है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, या जो है स्पाइसेस तो एक मसाला हो जाता है जो आपको टेस्ट देता है, और कॉन्डिमेंट्स क्या होता है कि फ्लेवर है जो जिन चीज़ों से निकलता है, तो फ्लेवर जब आता है तो उसको अपन कॉन्डिमेंट्स यहाँ पे बोलते हैं। तो ये सारी ये जो क्रॉप्स है वो कौन सी होती हैं, तो ये क्या होता है कि फ्लेवर या टेस्ट लेने के लिए जो हम हमारी सब्जी में डालते हैं या हमारे फूड में खाने में डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें, ये जो क्रॉप है फ्लेवर टेस्ट देने का इनका काम है, कलर देते हैं, और फ्रेश जो फूड का प्रिजर्वेशन में भी कुछ कुछ जो मसाले हैं वो काम में आते हैं। जैसा कि आप अचार वगैरह में पिकल जब बनाते हो तो उसमें काम में लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि स्पाइसेस और मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, सॉरी कॉन्डिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जिंजर है आपका, गार्लिक है, चिली है, क्यूमिन है, ओनियन है, कोरिएंडर है, पेपर, टर्मरिक, ये सारी जो एग्जांपल्स है आपके स्पाइसेस क्रॉप्स के एग्जांपल। फिर आता है वेजिटेबल क्रॉप्स। तो वेजिटेबल क्रॉप्स में आता है कि ये लीफी हो सकते हैं, और फ्रूटी वेजिटेबल्स भी कई बार यूज किया जाता है, जैसे कि पालक हुआ, मेंथा, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सारी वेजिटेबल क्रॉप्स में आपके एग्जांपल। फिर ग्रीन मैनूरिंग क्रॉप्स में क्या हो जाता है कि इनको इनकॉर्पोरेशन किया जाता है सॉइल के अंदर, इनको क्या किया गया, ग्रो किया जाता है, और उसके ऊपर बाद में क्या है, हैरोइंग इनके ऊपर कर दी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि इनका इनकॉर्पोरेशन ये मिट्टी में मिल जाते हैं हमारे, और इसके जो है सॉइल की फर्टिलिटी, जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो सॉइल में बढ़ेगा, जैसे कि सनहेम्प हुआ, ग्वार हुआ, ये सारे एग्जांपल है आपके। अपन दे सकते हैं कि सिसबेनिया है, वो भी आपका ग्रीन मैनूरिंग क्रॉप का एग्जांपल है। फिर मेडिसिनल और एरोमेटिक जो क्रॉप्स है यहाँ पे, तो ये क्या है, जिसके अंदर इसबगोल हुआ, आपका ओपियम, पोपी हुआ, सेना हुआ, ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ये आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से जो कौन सी क्रॉप है वो मेडिसिनल क्रॉप है, या फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेडिसिनल क्रॉप नहीं है। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। फिर आता है कि कुछ नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से कई बार क्वेश्चन आता है। कई बार क्या होता है कि फुल फॉर्म पूछ लेता है, या फिर कई बार होता है कि आपका जो लोकेशन है वो कौन से स्टेट के अंदर, लोकेलिटी में यहाँ पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो काजरी, जो कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जोधपुर राजस्थान में है। ये आपको याद होना चाहिए। ये सारी जितने भी इंस्टीट्यूट है, नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाऊंगा, ये चीज़ें आपको सारे याद होना चाहिए। फिर आता है CFTR है, जो कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपकी मैसूर कर्नाटका के अंदर है। ये लोकेशन आपकी याद होनी चाहिए, और जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रहनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो आपका आता है ICR आता है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, जो कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। वही फिर आता है कि CPR है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और CRIJF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एल्लाई फाइबर्स, ये आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये कहाँ पे यहाँ पे आपका भोपाल MP के अंदर है। और CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कसरगोड आपका केरला के अंदर है। तो ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इनको कुछ समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, तो समझाने का कोई मतलब है नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में ये पढ़ सकें। तो इसको आपको पूरा पढ़ना है, याद करना है कि ये इसके जो फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म के साथ भी याद होना चाहिए, और फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, और कौन सी लोकेशन पे कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये आप ले सकते हैं। और इसकी जो PPT है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा एग्री कॉन्सेप्ट का, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आपको ये PPT मिल जाएगी। इसका भी ले सकते हैं। हम्म। फिर आता है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। तो हमारे इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, एक बार इसको हटाना पड़ेगा। कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है भाई हमारे? 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हमारे इंडिया के अंदर है।
तो 15 एग्रोक्लाइमेटिक है, उनके नाम भी याद रखेंगे और उनको डिफरेंट डिटेल में पढ़ने वाले कि कौन से जो जोन है उसकी क्या क्या जो है बेनिफिट्स है, क्या क्या वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, क्रॉप कौन सी होती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें भी अपन एक अलग से सेशन करेंगे जब रोड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी थोड़ा बेसिक्स पे अपन चल रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इंडिया के हैं, वेस्टर्न हिमालयन जोन एक पहला है। और नंबर यहाँ पे कई बार आपको नाम पूरे याद होने चाहिए पर नंबर भी याद रहना चाहिए। कई बार ऐसा पूछ लो मिडिल गंगेटिक प्लान कौन से नंबर पे आता है, फिर पूछ लेगा कि सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल जो आपका क्लाइमेटिक जोन है वो कौन से नंबर पे आता है, वो 8th नंबर पे आता है। तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए, पूरा सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। तो वेस्टर्न हिमालयन जोन है, फिर ईस्टर्न हिमालयन जोन आता है, फिर आता है लोअर गंगेटिक प्लेन आएगा, फिर मिडल आएगा, फिर आप पूरा मैप देखेंगे ना इंडिया का तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयन जोन ये आपका हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आएगा आपका ईस्टर्न हिमालयन जोन, फिर आपका लोअर गंगेटिक प्लेन में आपका तीसरे नंबर पे आपका लोअर गंगेटिक प्लेन में आप जाएंगे। फिर आपका आएगा कि मिडल गंगेटिक प्लेन में आप जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे अपर गंगेटिक प्लेन में 5 नंबर आएगा। फिर आपका ट्रांस गंगेटिक जिसमें दिल्ली हरियाणा पंजाब वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये मैप है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए याद करने की। तो अगर मैप आप खुद आप फिल करते हैं, नंबरिंग फिल करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं और कौन सी लोकेशन पे ये है और कौन से नंबर पे आता है, तो आपको ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए। फिर आता है ट्रांस गंगेटिक प्लेन आपका 6 नंबर का है। 7th नंबर पे ईस्टर्न प्लेट्यू हिल जोन है, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स जोन है, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन है 10th। फिर ये आपका 11th हो जाएगा कोस्टल प्लेन्स एंड हिल है, वेस्टर्न कोस्ट घाट्स है। फिर गुजरात वाला आ जाएगा 13 नंबर पे, वेस्टर्न ड्राई रीजन है 15 नंबर पे, आइलैंड जो जोन है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन टीलेज के बारे में कि टीलेज क्या होती है। तो टीलेज के जो फादर है वो जेथरो टूल को बताया गया है। और टीलेज का आपको पता है कि जो है सोइल का डिस्टर्बेंस हम जब करते हैं तो टीलेज के थ्रू करते हैं। तो और इसमें क्या होता है कि जो कॉम्पैक्ट लेयर जो हमारी सोइल की होती है तो उसको हम ब्रेक डाउन करने के लिए हम टीलेज ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, ताकि जो हमारा फेवरेबल कंडीशन है सोइल के लिए वो हमें बन सके, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो वाटर है उसका इनफिल्ट्रेशन बढ़ेगा, मतलब कि वो आपका जमीन के नीचे अच्छे से ऑब्जर्व हो पाएगा। और वीड्स वगैरह है उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं टीलेज के द्वारा। और जो माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज उसको इन्हांस करेंगे, क्योंकि एरिएशन हमारा बढ़ेगा, जिससे कि CO2 और O2 का एक्सचेंज है वो सॉइल में एक तरीके से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जितने भी सॉइल के बेनिफिशियल माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे टीलेज का जो फाइनल अल्टीमेट गोल यही है कि हमारी जो क्रॉप है उसका अल्टीमेट जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना। और किस तरह बढ़ाना वो हमने बता दिया कि परमेबल लेयर को हटाएगा, जितने भी वीड्स है उसको हटाएगा, परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा, और जो है एरिएशन बढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो उसकी जो रूट डेप्थ है जो क्रॉप की वो उसको क्या करेगा, शोलो करेगा। जो भी हार्ड पैन है उसको रिमूव करने से जो रूट डेप्थ है वो आपकी क्रॉप की इंक्रीज होगी और नीचे तक वो है अपने रूट को फैला सकेगा, वहां से न्यूट्रिएंट और जो वाटर है वो ऑब्जर्व कर पाएगा। तो अल्टीमेटली यही गोल आपका जो है टीलेज का यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे टीलेज के जो कुछ है डेफिनेशंस वगैरह दे रखे, जो मैंने चीजें वही बताई वही है कि आपको क्या है कि हार्ड जो ब्रेकिंग जो हार्ड पेन है या कॉम्पैक्ट जो सरफेस आपकी सोइल के अंदर है उसको तोड़ने का ये काम करता है और सर्टेन देर तक जाता है। और जो फाइनल जो है अच्छी से गुड गुड टिल्थ जो है वो आप क्रिएट करता है, ताकि जो क्रॉप का जो है प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके। तो ये डेफिनेशन से आप रीड कर लीजिएगा, सोइल की लूजनिंग वगैरह ये सारी चीजें सरफेस को करेगा, फेवरेबल कंडीशन बनाएगा क्रॉप की ग्रोथ के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टिलेज की जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो ये क्या करता है, सोइल को क्या अगर लूज करेगा, जैसा मैंने बताया कॉम्पैक्ट लेयर को हटाएगा और पोरस बनाएगा, ताकि जो इनफिल्ट्रेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके, एरिएशन इंक्रीज हो सके। और ये बताया एरिएशन यहाँ पे इंक्रीज करना है और गैसेस का जो है एयर CO2 और O2 का एक्सचेंज कर सके, प्रिवेंट a good seed bed in which the germination good seed bed प्रिपेयर करेगा, जर्मिनेशन अच्छा हो सके वहाँ पे। और क्या करेगा कि जो ऐसी कंडीशन सूट करेगा कि जो बेटर ग्रोथ है वहाँ क्रॉप की हो सके। और कैपेबल करेगा सॉइल को कि जितना भी वाटर है वो रन ऑफ के थ्रू लॉस ना होके क्रॉप जो सॉइल है उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। और सॉइल टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि जो हमारा जितने भी वीड्स वगैरह होते हैं, वीड के सीड वगैरह कुछ है या फिर हार्मफुल जो डिजीज क्रिएटिंग आपके स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं तो उनका डिस्ट्रक्शन में भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। वीड को कंट्रोल करेंगे जैसा मैंने आपको बताया कि, और स्टबीज जैसे कुछ कंकर पत्थर वगैरह जो है उनको मिक्स कर देगा सोइल के अंदर नीचे पार्ट में, फिर उनका बाद में वेदरिंग होकर धीरे धीरे सोइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इंसेक्ट पेस्ट है उनके जो एग्स वगैरह नीचे सोइल के अंदर वो देते हैं, तो उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हार्ड पेन को हम तोड़ सकते हैं। और ऑर्गेनिक और बल्कि जो हमारा लेफ्ट डाउन हो जाए, जैसे हम क्रॉप अगर हार्वेस्ट कर रहे हैं
तो जितना भी रेजिड्यू हमारा क्रॉप का रह जाता है तो उसको हम जब टीलेज करेंगे तो उसको हम मिट्टी में मिला देंगे और वो ऑर्गेनिक मैटर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सोइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है बाय इन्वर्टिंग द सोइल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है टीलेज के। कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट बेसिस पे यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका टीलेज से लिए बेनिफिशियल है। हम्म। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। फिर आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीलेज। तो एम क्या होता है? सबसे पहले एम अगर बात तो मॉइस्चर मैनेजमेंट का काम करता है आपका टीलेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या करेगा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाएगा, रन ऑफ को डिक्रीज करेगा, पोरोसिटी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली आपका है जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। ड्रेनेज फैसिलिटीज को भी अच्छा करता है। तो जो एक्सिस वाटर लॉगिंग होती है सॉइल के अंदर वो नहीं हो पाएगी। तो मॉइस्चर मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। इरोजन कंट्रोल करता है कि जैसे कि हम कंटूर टीलेज अगर करते हैं या फिर कंटूर कल्टीवेशन हम करते हैं और टीलेज अक्रॉस द स्लोप, अलोंग द स्लोप ना जाके अक्रॉस द स्लोप अगर हम टीलेज करते हैं तो इरोजन कंट्रोल में भी यहाँ पे ये हेल्प करता है। वीड कंट्रोल में क्या करता है? आप सभी को पता है कि वीड की जो ग्रोथ है उसको चेक करेगा और मॉइस्चर का जो कंपटीशन है उसको अवॉइड कर देगा। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, जो अभी मैंने बताया आपको, जो क्रॉप रेजिड्यू है जितने भी हार्मफुल चीजें हैं आपके यहाँ पे अगर क्रॉप में आपने डाली है, अ, जो क्रॉप रेजिड्यू आपका बच जाता है जैसे पराली हम जलाते हैं तो उसको भी क्या करता है, मैनेजमेंट करने का ये काम करता है। एक मिनट रुकिएगा। हम्म। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद में क्या करता है कि जो सॉइल टिल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। जो रेजिस्टेंस और रूट पेनिट्रेशन के लिए जो हार्ड पेन होता है उसको ब्रेक करने जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हमारे स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। और सॉइल एरिएशन है को भी इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट्स है आपके और इम्पोर्टेंस और जो ऑब्जेक्टिव्स है इंसेक्ट कंट्रोल में, ये सारी चीज़ें अपने अभी डिस्कस कर ली हैं। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव्स है आपके टीलेज के। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ टीलेज। टाइप्स ऑफ टीलेज पहली होती है, एक तो प्रिपरेटरी टीलेज होती है, तो और एक होती है सीड बेड प्रिपरेशन के जो टीलेज उसको अपन बोलते हैं। तो प्रिपरेटरी टीलेज में आपको आसानी से जो आसान लैंग्वेज है उसमें समझाना चाहूँगा कि क्रॉप है, जैसे कि आपका खरीफ सीजन में कोई क्रॉप लगाई थी और उसकी हार्वेस्टिंग आपने कर ली है अक्टूबर में, अब आपको नवंबर में वीट लगाना है। तो अक्टूबर में हार्वेस्टिंग के बाद में क्रॉप लगाने से पहले का जो पीरियड है उसके अंदर हम कोई अगर ऑपरेशन हम वहाँ पे फील्ड में करते हैं फील्ड प्रिपरेशन के लिए, ताकि हम जो अगले मंथ में हम जो क्रॉप लगाने हैं उसके लिए हम फील्ड को तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे प्लाविंग कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा हैरोइंग कर रहे हैं। तो वो सारी ऑपरेशन आते हैं वो आपके प्रीपेड टिलेज के अंदर वो सारे ऑपरेशन आते हैं। तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ऑपरेशन जो कि कैरिड आउट किए जाते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप टू द सोइंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप। एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद में दूसरी क्रॉप को सोइंग करने के बीच में जितना भी हम ऑपरेशन टिलेज ऑपरेशन करते हैं उनको प्रिपरेटरी टिलेज ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। या फिर बता रखा कि ऑपरेशन जो कि कैरिड आउट किए जाते हैं एनी कल्टिवेटेड लैंड पे प्रिपेयर्ड सीड बेड फॉर सोइंग क्रॉप आर प्रिपरेटरी टिलेज। तो या फिर हम किसी भी लैंड पे कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, क्रॉप सोइंग के लिए सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी सारी हमारा प्रिपरेटरी टिलेज के अंदर आता है। फिर इसके अंदर ये जो है प्रिपरेटरी टिलेज आपकी दो टाइप की होती है। तो प्राइमरी टिलेज होती है और एक होती है सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में क्या होता है कि यहाँ पे है प्लोइंग ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि आपके जो हार्ड कॉम्पैक्टेड जो लेयर है आपकी सोइल का उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का यहाँ पे काम करता है। आई होप आपको दिख रहा होगा। हम्म। तो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और ये जो प्राइमरी टीएज का जो मेन ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, आपके हार्ड पेन जो होता है उसको ब्रेक डाउन करेगा और जो टॉप सॉइल है उसको सेपरेट कर देगा फ्रॉम लोअर लेयर से। मतलब कि जो इन्वर्ट हम करेंगे, जब जैसे अगर रोटावेटर हम लगा रहे हैं तो मिट्टी को आपका ऊपर की मिट्टी को नीचे करेगा, नीचे की मिट्टी को ऊपर करेगा, जो फर्टाइल सॉइल जो नीचे थी उसको ऊपर लेके आ जाएगा। तो इन्वर्ट सॉइल का इन्वर्टेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और सो यही चीज़ें लिखी हैं। और अप्रूव्ड जो जो वीड वगैरह जितने भी है स्टेबल्स वगैरह है, जितने भी जैसे कि हमने शुगर केन लगाया तो उसके स्टेबल्स यहाँ पे रह जाते हैं जिससे कि हमारा डिफिकल्टी आ सकती है क्रॉप जो नेक्स्ट क्रॉप सोइंग कर सकते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन करते हैं। और क्वेश्चन कई बार आता है कि प्राइमरी टीलेज जितने भी प्लाऊ है, हम अगर कोई भी प्लाऊ का यूज कर रहे हैं वो सारे जितने भी प्लाऊ है, चाहे आपका कंट्री प्लाऊ हो, चाहे आपका एमपी प्लाऊ हो,
जितने भी प्लाऊ शब्द जो आता है वो सारे जो इम्प्लीमेंट्स है वो आपके प्राइमरी टिलेज में आते हैं। और रोटावेटर एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो आपका प्राइमरी टिलेज में भी आता है और सेकेंडरी टिलेज में भी आता है। और प्लाऊ और रोटावेटर के अलावा, रोटावेटर का याद रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आएगा, प्लाऊ सारे आपके प्राइमरी में आएंगे। और जितने भी इक्विपमेंट्स है एक्सेप्ट प्लाऊ वो आपके सेकेंडरी टिलेज में आते हैं। तो सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, पहले हमने हैवी ऑपरेशन है, प्लाऊ वगैरह चला लिया, मिट्टी को पलट दिया, वीड्स को हटा दिया, वो सारी चीजें कर ली। फिर सेकेंडरी जो है फाइन ऑपरेशन करेंगे, लाइट ऑपरेशन यहाँ पे उसी लैंड पे करेंगे प्राइमरी ऑपरेशन करने के बाद में। और ताकि हम एक अच्छी से सीड जो है सीड बेड हम बना सके, जिसमें हम प्लाविंग कर सके, लेवलिंग करेंगे, हैरोइंग करेंगे। तो हैरोइंग, लेवलिंग या फिर कल्टीवेटर का यूज करते हैं, या फिर हम रोटावेटर का यूज करते हैं। ये सारे ऑपरेशन है वो सेकेंडरी टिलेज में आपके यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। फिर आता है सीड बेड प्रिपरेशन। क्या होता है, तो सीड बेड प्रिपरेशन होता है कि अब हमने प्राइमरी ऑपरेशन कर लिया, सेकेंडरी ऑपरेशन हमने कर लिया है, अब हम सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे पूरा लेआउट बना रहे हैं फार्म का, बेसिन्स वहाँ पे बना रहे हैं, रिज बना रहे हैं, फरो बना रहे हैं। ये सारी चीजें हम जब फील्ड में करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज करने के बाद में, पूरा लेआउट उसका बना रहे हैं कि हम बेसिन्स भाई ऐसे यहाँ पे क्यारी बनाने वाले हैं, और ये हमारा बॉर्डर फील्ड का रहने वाला है, ये रीच रहेगी, ये फ्रो रहेगी। तो वो ऑपरेशन हम करते हैं, वो सीड बेड प्रिपरेशन में आते हैं। अब फाइनली हमें सीड की यहाँ पे सोइंग करनी रहेगी। फिर आता है इंटर टिलेज और इंटर कल्टीवेशन या इंटर कल्चर ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशंस वगैरह है, जैसे कि हमने क्रॉप की सोइंग करती, उसके बाद में हम उसको में वीडिंग करते हैं, तो वीडिंग के लिए भी कई बार हम इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, तो वो इंटर कल्चर या फिर इंटर टिलेज में आता है। कि जब हमारी क्रॉप सोइंग हो गई उसके बाद में जो हम उसमें ऑपरेशंस करते हैं वो सारे आपके इंटर टिलेज के अंदर आते हैं। चाहे आपको वीड को रिमूव करना हो, वो ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं, या फिर हमें प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है उसका एडजस्टमेंट करना, तो हम क्रॉस प्लाविंग करेंगे, तो वो भी सारे आपका इंटर टिलेज या फिर इंटर कल्टीवेशन के अंदर आपके इंक्लूड होते हैं। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कुछ है टिलेज के यहाँ पे आ रखे हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है तो मिनिमम टिलेज है। तो मिनिमम टिलेज क्या है कि आपका रिड्यूस्ड फॉर्म है आपके टिलेज का। और इसमें क्या है कि जो हम टिलेज है, जो नेसेसरी, जो जहाँ तक नेसेसरी है वही वही ऑपरेशन से हम करेंगे। कुछ ऑपरेशन जैसे अगर आपने लास्ट ईयर आपने प्लॉविंग करी है तो, और फील्ड के अंदर, और नेक्स्ट ईयर भी जैसे प्लॉविंग, आपको पता है कि एक बार आपने डीप प्लॉविंग कर दी तो आपको 3 से 4 साल तक बार बार में प्लॉविंग करना की जरूरत नहीं है। तो कई फार्मर होते हैं कि हर साल प्लॉविंग करते हैं जबकि उसकी नीड नहीं है, तो उन सबको हम कम कर देते हैं। जो कि भाई जो चीज़ नेसेसरी है, जैसे कि हैरो का यूज करना नेसेसरी है या फिर कल्टीवेटर का यूज करना नेसेसरी है, तो जिस चीज़ का नेसेसरी है उसी को यूटिलाइज करना। और जो अननेसेसरी जो ऑपरेशन है टीलेज के, उनको हम अगर हटा देते हैं तो वो सारे आपका जो है मिनिमम टीलेज में यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। जिससे कि क्या होगा कि हमारा गुड सीड बेड बन जाएगी, आपका रैपिड जर्मिनेशन होगा, सेटिस्फैक्टरी स्टैंड हमें मिलेगा, जो प्लांट का जो जर्मिनेशन होगा, फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन यहाँ पे मिलेगी। और इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो फार्मर का, वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। क्योंकि इतना ट्रैक्टर अगर वहाँ पे चलता है, पेट्रोल डीजल उसका चलता है, और तो काफ़ी सारा खर्चा आता है टिलेज करने में, तो वो उससे भी हम बच सकते हैं। और जो अल्टीमेटली है, जो जिस चीज़ की नीड ही नहीं है वो हम फालतू में कर रहे हैं, उसको हटा देंगे और मिनिमम टिलेज हम करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी उतना ही बैलेंस रहेगा जितना कि हम वो टिलेज, एक्सेसिव टिलेज कर रहे थे। और साथ में हमारा जो इनपुट कॉस्ट है उसको भी हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो ऑपरेशन है डू नॉट गिव मच बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट एंड कंबाइनिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन लाइक सीड एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो जो ऐसे ऑपरेशन को हम हटा देंगे जिनका वो हमें मच बेनिफिट नहीं देके जा रहे हैं, उनको हटा देंगे। या फिर जो दो ऑपरेशन हम एक साथ कंबाइन कर देंगे, जैसे सीड के साथ में हमने सीड का फर्टिलाइजर ड्रिल आपने सुना होगा, तो सीड के साथ में हम फर्टिलाइजर डाल देंगे। ऐसे तो हमें 2 बार जो है ट्रैक्टर का यूज करना पड़ता फील्ड में, कि एक बार हमने सोइंग करी है, उसके बाद में जब फील्ड आपकी क्रॉप है 30 से 35 डेज की होगी, उसके बाद में आप सीड ड्रिल के द्वारा उसमें फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करोगे, तो 2 बार टिलेज हो जाएगी और आपका इनपुट जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी। तो उन चीज़ों को अगर हम कंबाइन यूज कर लेंगे तो यहाँ पे आपका है रिड्यूस टिलेज में आपका मिनिमम टिलेज हो जाएगा। कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे दे रखे हैं कि ये क्या करता है, इंप्रूव करता है सोइल कंडीशन को ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ रेजिड्यू इन द इन सिटू। तो इन सिटू जो रेजिड्यू है उसका डिकम्पोजिशन है वो होएगा, और हमारा जो सोइल कंडीशन है वो इम्प्रूव होएगी। हायर इन्फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा, और सोइल के अंदर जो रन ऑफ है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। और जितने भी डेड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रूट्स वगैरह जो आपके लेफ्ट आउट रह जाती है प्रीवियस सीजन की, तो उनको भी हम अच्छे से डिकम्पोज कर सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस है जो रूट के लिए वो कम हो जाएगा यहाँ पे, ताकि वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगी आपके
सॉइल के अंदर, और सॉइल कॉम्पेक्शन उसको है कम हो जाएगा, और लेस सॉइल इरोजन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टिलेज ऑपरेशन। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो लेस सीड जर्मिनेशन, तो कई बार होता है कि जो सीड का जर्मिनेशन है वो ज़्यादा टीलेज, अच्छे से हम टीलेज करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, तो ही हमें अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो कई बार हमें लेस सीड जर्मिनेशन देखने को मिलता है। और नाइट्रोजन हमें क्या है एक्सिस देनी पड़ेगी, क्योंकि हम टीलेज ऑपरेशन कम कर रहे हैं, तो जो डिकम्पोजिशन होना था क्रॉप रेजिड्यू का, तो वो क्या है स्लो होएगा, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, जिससे हमें नाइट्रोजन एप्लीकेशन है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कुछ क्रॉप्स जैसे पल्स क्रॉप वगैरह होती है, डीप रूटेड होती है, टैप रूट सिस्टम इनके अंदर होता है, तो इसका जो है जो टिलेज है हम कम डेप्थ तक करेंगे, तो यहाँ पे नोडुलेशन जो है इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि जो रूट की जो डेप्थ है वो थोड़ी कम जाएगी। और सोइंग ऑपरेशन आर डिफिकल्ट विद ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स, वो कुछ हमारे पास पुराने इम्प्लीमेंट्स है, जिससे कि जब तक कि हम सोइल को कॉम्पैक्टनेस सोइल के अंदर है, तो हम ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स, पुराने इम्प्लीमेंट्स से हम अच्छे से उसके अंदर जुताई नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम उसके अंदर डीप टिलेज नहीं करेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पे। तो और जीरो टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज में क्या होता है कि आप सारा जो जितना भी आप टिलेज ऑपरेशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं, और जहाँ पे आपको क्रॉप सोइंग करनी है, जिस रो के अंदर आपको क्रॉप लगाना है, उसी रो के अंदर सिर्फ आप मिनिमम थोड़ा सा टिलेज करते हैं, वो आपका जीरो टिलेज के अंदर आता है। तो ये क्या होता है, एक्सट्रीम फॉर्म है मिनिमम टिलेज, जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है, तो वो जीरो टिलेज है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है आपकी, वो विच इज द फॉर्म एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, तो वो क्या होता है आपका जीरो टिलेज है। फिर यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं, और सेकेंडरी टिलेज जो प्राइमरी जो टिलेज है वो ऑपरेशन तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया जाता है। जबकि सेकेंडरी टिलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रो जोन में करते हैं, मतलब कि जैसे ये आपका फील्ड है, तो पहले तो अपन क्या करते पूरे फील्ड में यहाँ पे पूरा टिलेज कर रहे थे, तो इसमें क्या करें, पहले जो प्राइमरी ऑपरेशन है वो नहीं करेंगे। साथ में जैसे कि हमको क्रॉप यहाँ पे लगानी है, इस रो में क्रॉप लगानी है, या फिर इस क्रॉप में लगानी है, तो जिस रो में हमें क्रॉप लगानी है उसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिलेज करेंगे, इसी में टिलेज करेंगे, इसी में टिलेज करेंगे। तो ये वाला जो एरिया है इसमें हम टिलेज नहीं करेंगे, इसमें भी हम टिलेज नहीं करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, टिलेज नहीं करेंगे। तो जिस रो में हम क्रॉप लगानी है वो उसी में हम जब टिलेज करते हैं, तो वो आपका जीरो टिलेज के अंदर आता है, और एक्सट्रीम फॉर्म होता है मिनिमम टिलेज का। और इसको हम कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन में इसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सोइल आर सब्जेक्टेड टू विंड, जब वाटर और इरोजन सोइल के अंदर होता है, तो हम क्या करेंगे, सोइल को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, सोइल कॉम्पैक्टेड रहेगी, और जहाँ पे हमें क्रॉप लगाना है उसी में हम टिलेज करेंगे, तो सोइल का क्या है डिस्टर्बेंस कम होगा, जिससे कि क्या होगा, इरोजन से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ऐसी सोइल जो आपका इरोजन प्रोन है सोइल, और वाटर इरोजन प्रोन है, तो उससे हम यहाँ पे जीरो टिलेज का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। या फिर हमें टाइमिंग हमारे पास इतना नहीं है, जैसे हमने क्रॉप है हमारी लेट सोइंग हुई थी, जिससे कि लेट हार्वेस्टिंग उसकी हो रही है, और हमें अगली सीजन की क्रॉप लगाने में काफी कम, उसमें अभी हम लेट हो रहे हैं, तो उसको जल्दी क्रॉप लगाने के लिए हम टिलेज ऑपरेशन को क्या है एक्सक्लूड कर देंगे, और जीरो टिलेज के थ्रू उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है काफी कम होती है, तो अगर फार्मर के पास इनपुट कम है, रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं कि जो जब सोइल जो होमोलोगस होती है स्ट्रक्चर में विद मोर नंबर ऑफ अर्थवॉर्म्स, तो अर्थवॉर्म काफ़ी सारे अच्छे खासे हैं जो आपकी फर्टिलिटी वगैरह बढ़ाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी है, क्योंकि जब हम हैवी टिलेज करते हैं तो अर्थवॉर्म वगैरह की क्या है डेथ हो जाती है। और तो उसके अंदर भी हम क्या है इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जीरो टिलेज यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है इंक्रीज करना है टू लेस मिनरलाइजेशन, तो मिनरलाइजेशन कम होगा, जिससे ऑर्गेनिक मैटर है आपके सॉइल में बढ़ेगा, सरफेस नोट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं इसके एडवांटेजेस आपके आ जाएंगे। डिसएडवांटेजेस में बात करेंगे तो वही मैंने आपको बताया था कि मिनरलाइजेशन कम होगा, और जैसे कि नाइट्रोजन एप्लीकेशन आपको एक्सटर्नल देना पड़ेगा, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पेरिनियल वीड्स वहाँ पे अपेयर हो जाएगी, और जो पेस्ट है वो वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो उनके एग्स वगैरह है वो इजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे। फिर आता है कि स्टेबल मल्च टिलेज के अंदर अपन बात करते हैं। स्टेबल मल्च टिलेज में क्या होता है कि जो क्रॉप का रेजिड्यू है, जैसे कि आप राइस का अगर आपने कंबाइन पैडी है, तो उसका कंबाइन थ्रेशिंग के द्वारा, आपने कंबाइन जो हार्वेस्टर आती है उसके द्वारा आपने उसका वो किया है, हार्वेस्टिंग की है, तो वो आपको पता है कि लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड जो है उसका कटिंग करती है क्रॉप की, और जो रेजिड्यू है जो स्टेबल है वो आपकी क्रॉप पे वहीं पे रह जाता है। तो वो क्या है कि एक तरीके से आपका सोइल कंजर्वेशन के थ्रू काम करता है, जिससे कि आपका क्या सोइल का मॉइस्चर है वो कंजर्व यहाँ पे रहेगा, और जो अपन कह सकते हैं कि सोइल टेम्परेचर है बैलेंस वहाँ पे रहेगा, साथ में और जो स्टेबल है वो वहीं पे डिकम्पोज हो जाएगा उसी सोइल के अंदर, जिससे कि क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है सोइल का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टेबल मल्टी टिलेज में अपन क्या कर सकते हैं कि काफी मिनिमम लेवल ऑफ टिलेज करते हैं, ताकि जितना भी स्टेबल वगैरह जो प्रीवियस ईयर का में या प्रीवियस सीजन में हमने जो क्रॉप लगाई थी उसका स्टेबल वहाँ पे क्या है
मेंटेन रहेगा और सोइल के अंदर जो है मॉइस्चर बैलेंस रहेगा, साथ में आपका क्या कह सकते हैं कि जो है ऑर्गेनिक मैटर वगैरह यहाँ पे इंक्रीज होगा। और कुछ कुछ नए जैसे कि इम्प्लीमेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे हैप्पी सीडर वगैरह हुआ, तो इन सब का हम यूज करते हैं। इन सब हम अगर अपन स्टेबल मल्च टीलेज के थ्रू जा रहे हैं। फिर आता है ये गलत लिख दिया है यहाँ पे पडलिंग था यहाँ पे, इसको पडलिंग पढ़ लिएगा। पडलिंग क्या करते हैं, जैसे कि हमने राइस की सोइंग से बिफोर हम पडलिंग करते हैं, तो हमारा जो फील्ड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, पूरा वाटर से उसको फिल कर देते हैं। उसके बाद में जो पडलर होता है उसको हम यूज करते हैं, ट्रैक्टर के टायर को उसको चलाया जाता है। और इसका जो बेनिफिट होता है कि जो इसको जो सोइल के जो पोर्स होते हैं उसको क्या होता है, ये बंद कर देता है और सोइल की जो बल्क डेंसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे कि क्या होगा, जो वाटर का पर्कुलेशन है वो नीचे नहीं रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि राइस की क्रॉप क्या करेगी, आपका फेवर करती है, हायर वाटर रिक्वायरमेंट उसकी होती है, उसको पानी भरा रहना चाहिए लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर हाइट तक स्टैंडिंग क्रॉप में। तो उसके लिए हम पडलिंग करते हैं, जैसे कि आपका जो पोर है, जितने भी माइक्रोपोर सोइल के वो बंद हो जाते हैं, और सोइल के अंदर जो वाटर बैलेंस वो परकोलेशन के थ्रू नीचे ना जाके आपका हमेशा भरा रहता है। तो पडलिंग हम उसके अंदर यूज करते हैं, इम्परमेबल लेयर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फिर आता है कंजर्वेशन टीलेज। जो कंजर्वेशन टीलेज में क्या होता है कि आपका जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको लगभग आपको 30% के आसपास है, वो वहाँ पे सोइल के अंदर रिमेन रहना चाहिए पूरी प्रीवियस क्रॉप का। तो उसको अपन कंजर्वेशन टीलेज में आते हैं, और ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे रिड्यूस करता है, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, और प्रोडक्शन है वो उतना ही बैलेंस रहता है। तो सॉइल डिस्टर्बेंस को कम करता है, जिससे इरोजन वगैरह कम होता है, वो सारे बेनिफिट्स हैं, वो सारे इसी में इंक्लूड रहेंगे। फिर आता है प्लाविंग। प्लाविंग क्या होता है कि प्लाविंग जो हम करते हैं, ये प्राइमरी टीलेज इंप्लीमेंट्स में, जितने मैंने बताया कि प्लाव जितने भी इंप्लीमेंट्स ये प्राइमरी टीलेज के अंदर आते हैं, और ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जितने भी इंप्लीमेंट्स है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इसी चैनल पे जो अगर आप पढ़ सकते हैं उसको जाके, कि ऑलरेडी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से, तो आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके उसको पढ़ सकते हैं, कौन से इंप्लीमेंट्स वगैरह वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। तो प्लाविंग क्यों की जाती है कि हर साल की जाती है बाय वुडन और आयरन जो प्लाव उससे किए जाते हैं, कि जो लैंड ओपन है, जो हार्ड पैन है, उसको अपन ओपन कर सकें, और जो रूट्स है, जो वीड्स की जो गहराई तक गई है उसको अपन निकाल के फेंक सके, और स्टबल वगैरह है उसको जितने भी है प्रीवियस क्रॉप के या उनको हटा सके। तो इसलिए क्या करता है, और सोइल का एरिएशन में यहाँ पे काम में आती है, और वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है सोइल की बढ़ाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लोविंग करते हैं। और ऑन एन एवरेज अपन बात करें कि वन प्लाव ओपन अप हाफ ऑफ एकड़ ऑफ लैंड इन अ डे। और एक प्लाव अगर हम यूज करें तो आधा एकड़, लगभग एक दिन में पूरा आधा एकड़ जमीन को है उसको ओपन कर सकता है प्लाविंग के थ्रू। और डीप प्लाविंग है जो कि 10 इंच तक हम अगर करते हैं, 10 फीट तक शायद है ना, यहाँ 10 इंच तक। तो और ये क्या होता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है शुगर कैन और रूट क्रॉप्स के लिए, और सुरान एंड स्वीट पोटैटो वगैरह जो डीप रूटेड क्रॉप्स हैं उनके लिए हम प्लाविंग यहाँ पे नेसेसरी होती है। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, और टीलेज हम एक बार और पढ़ लेंगे, जो डिटेल में हमारा सेशन आएगा उसके अंदर, और जितने भी हमारे एक्रोक्लाइमेटिक जोन्स वगैरह वो सारी चीज़ें अपन एक बार और देख लेंगे। ये बेसिक्स था, और सारे इंस्टीट्यूट वगैरह है कौन सी ग्रुप में क्या लगती है, ये बेसिक्स आपका आई होप आपके कंप्लीट हो गए होंगे, अगर आप एग्रोनॉमी के बेसिक्स कंप्लीट होना चाहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।